नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं हिना आपके साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं ने खोला मोर्चा, ट्विटर पर वर्ल्ड ट्रेंड कर रहा है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। प्रियंका ने कहा, युवाओं की बात सुनिए सरकार, युवाओं को भाषण नहीं नौकरी चाहिए। जीडीपी में गिरावट को लेकर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा नोटबंदी से शुरू हुई अर्थव्यवस्था की बर्बादी, उसके बाद लगा दी गलत नीतियों की लाइन, भारत के इतिहास में दर्ज की सबसे बड़ी गिरावट। भारत चीन सीमा पर तनातनी जारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की हाई लेवल मीटिंग, सीडीएस विपिन रावत भी रहे मौजूद। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूछताछ जारी, सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती की माता पिता से कर रही है सवाल जवाब, रिया चक्रवर्ती हैं मुख्य आरोपी। और पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सीबीआई पिछले 12 दिनों से जांच कर रही है, लेकिन अब तक सीबीआई को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। सीबीआई पिछले 8 दिनों से सुशांत के संपर्क में रहने वाले हर व्यक्ति से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई की एक टीम आज रिया चक्रवर्ती के परिजनों से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी टीम सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और केशव सैमुअल मिरांडा, सुवेद लोहिया से भी पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इनके बयान मिल नहीं रहे हैं, यही वजह है कि इन लोगों से आमने सामने बैठकर सीबीआई के अफसरों द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा से सामने बैठकर पूछताछ की जा रही है। सुशांत सिंह सुसाइड केस में सीबीआई आज 11वें दिन रिया चक्रवर्ती के पिता, माता और भाई के साथ जहां एक साथ की पूछताछ की है, वहीं इसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर रिया चक्रवर्ती के माता पिता से अभी भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। कई घंटे का वक्त गुजर चुका है। सीबीआई लगातार रिया चक्रवर्ती और सुशांत से रिलेटेड सवाल जो है इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछ रही है। जानकारी है कि जिस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, मिरांडा से एक तरफ पूछताछ चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की एक टीम रिया चक्रवर्ती के माता पिता से पूछताछ कर रही है। जानकारी मिली है कि श्रुति मोदी ने सीबीआई को जो जानकारी दी है, उसी के आधार पर सीबीआई रिया चक्रवर्ती के माता पिता और भाई के साथ में पूछताछ कर रही है। 11वें दिन भी सीबीआई सुशांत सिंह सुसाइड केस के उन तमाम तथ्यों को खंगाल रही है, तमाम सबूतों को जुटा रही है। और आज सिद्धार्थ पिठानी, नीरज से फिर एक बार आमने सामने की जहां पूछताछ हुई है, वहीं श्रुति मोदी और इंद्रजीत जो चक्रवर्ती का भी आमना सामना हुआ है। सीबीआई इन लोगों के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि कल इन लोगों से फिर एक बार आमने सामने की पूछताछ हो सकती है। मुंबई से सूरज यादव के साथ मुरारी सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, मुंबई। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मुरारी जी, सीबीआई के आज 12वें दिन भी पूछताछ चल रही है और इसमें रिया के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है। क्या कुछ जानकारी अभी सामने आ रही है? जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि सीबीआई कई घंटे से सुशांत सिंह सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और माता संध्या चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। जो सीबीआई को श्रुति मोदी ने जानकारी दिया है, उसी के आधार पर रिया चक्रवर्ती के पिता से पूछताछ चल रही है। दूसरी तरफ सीबीआई की दूसरी टीम जो है वो सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, मिरांडा से आमने सामने की पूछताछ कर रही है, लेकिन सीबीआई सूत्र बता रहे हैं कि इन चारों के जो बयान हैं वो अलग अलग हैं और यही वजह है कि इन लोगों से कल दोबारा पूछताछ होगी और इन लोगों से आमने सामने की पूछताछ होगी, चाहे वो चाबी वाले को लेकर के हो या फिर एम्बुलेंस से रिलेटेड हो, पोस्टमार्टम से रिलेटेड हो या ड्रग्स और सुसाइड से रिलेटेड हो। इन तमाम सवालों को सीबीआई आज जहां पूछताछ कर रही है, सूत्र बता रहे हैं कि कल भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी जी इस पूरी जानकारी के लिए।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के माता-पिता से पूछताछ कर रही है। सीबीआई इस मामले में पहली बार रिया के माता-पिता से पूछताछ कर रही है। अधिकारी ने बताया कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और माता संध्या चक्रवर्ती सुबह करीब 11 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे। सुशांत के पिता की पटना में दर्ज एफआईआर के आधार पर यह पूछताछ हो रही है, जिसमें उनके माता-पिता का नाम भी शामिल है। हालांकि रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। रिया से पिछले 4 दिन में करीब 35 घंटे पूछताछ की गई है और शौविक से भी पिछले 5 दिन से पूछताछ हो रही है। सुशांत केस की जांच कर रही ईडी ने आज लगातार दूसरे दिन गौरव आर्या से पूछताछ कर रही है। गौरव और रिया की व्हाट्सएप में ड्रग्स की बात सामने आने के बाद ईडी इस मामले की अलग एंगल से जांच कर रही है। ईडी ने इस केस में एक नए शख्स कुणाल जानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया के व्हाट्सएप चैट में कुणाल का नाम सामने आया था। वहीं रिया के वकील ने कहा है कि ईडी ने आज रिया को पूछताछ के लिए तलब नहीं किया है। सर, उन पर जो आरोप लग रहे हैं सर, उस पर क्या कहना? आपके क्लाइंट है सर, लेकिन क्या जो चार्ट्स आए थे सर, जो चार्ट्स आए थे सर, एनी कमेंट्स रिगार्डिंग सर आपके जो चार्ट्स आए थे? मॉरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज में छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब बुधवार को सुनवाई होगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि नए हलफनामे को देखने के बाद इस मामले में सुनवाई की जाए। केंद्र सरकार ने कहा कि आपदा कानून के तहत राहत देने की सरकार की शक्ति, ब्याज माफी के असर जैसे पहलुओं पर चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई कई बार टल चुकी है, लेकिन बुधवार को ऐसा नहीं होगा। दरअसल आरबीआई ने कोरोना वायरस महामारी के समय में ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें लोन मॉरेटोरियम की सुविधा दी, जिसकी अवधि 31 अगस्त को खत्म हो गई है। 1 सितंबर से उन कर्ज धारकों को भी लोन की किस्त भरनी होगी जो मॉरेटोरियम सुविधा का लाभ ले रहे थे। हालांकि आरबीआई कर्ज धारकों की चिंताओं को दूर करते हुए लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेकर आया है। देश में टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर भुगतान करने के लिए 10 साल का वक्त दिया है। कोर्ट ने 10% रकम 1 अप्रैल 2021 तक जमा करने को कहा है। हालांकि कंपनियों ने 15 साल का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने कोरोना संकट की वजह से उन्हें 10 साल का समय दिया है, जिससे वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल को खासी राहत मिली है। आपको बता दें कि देश की 15 टेलीकॉम कंपनियों पर 1,69,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें से टेलीकॉम कंपनियों ने सिर्फ 30,254 करोड़ रुपए चुकाए हैं। यहां पर यह बता दें कि वोडाफोन आइडिया पर 58,000 करोड़ से ज्यादा का एजीआर बकाया है। वहीं दूरसंचार विभाग के मुताबिक भारतीय एयरटेल पर 43,780 करोड़ का बकाया है, जबकि एयरटेल का कहना है कि उस पर सिर्फ 13,004 करोड़ का बकाया है। उत्तर प्रदेश में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी डॉक्टर कफील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन पर योगी सरकार की ओर से लगाए गए एनएसए एक्ट को रद्द कर दिया है, साथ ही तत्काल रिहा करने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफील के मामले में जल्द ही फैसला देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवादित बयान देने के मामले में डॉक्टर कफील खान की मुंबई से गिरफ्तारी की गई थी। वह फिलहाल मथुरा जेल में है। इस मुकदमे में 10 फरवरी के बाद डॉक्टर कफील की रिहाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन उनके खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से 15 दिनों के भीतर आदेश देने को कहा था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने डॉक्टर कफील खान से रसूखा हटाने और रिहा करने के आदेश पर खुशी जताई है। अपने फेसबुक पेज में प्रियंका गांधी ने लिखा है कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान से रसूखा हटाकर उनकी रिहाई का आदेश दिया। आशा है कि यूपी सरकार कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों और अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद।
उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य देवांगना कलिता को जमानत दे दी है। देवांगना पर पुलिस ने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास लोगों को CAA के विरोध में दंगे के लिए भड़काने का आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि देवांगना के जिस भाषण की बात हो रही है उसमें कुछ भी भड़काव नहीं है। उन्हें 25,000 के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा। साथ ही साथ अदालत ने देवांगना को देश छोड़कर जाने से भी मना किया है। हालांकि उन पर स्पेशल सेल का भी एक केस है जिसके चलते उनकी रिहाई अभी नहीं हो सकी है। अमरपाली अधूरे प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए स्वामी एच इन्वेस्टमेंट फंड तैयार हो गया है, जो अमरपाली के 6 प्रोजेक्ट में फंड करेगा। सिलिकॉन सिटी 1 और 2, क्रिस्टल होम, सेंचुरियन पार्क, लो राइज, O2 वैली, ट्रॉपिकल गार्डन की फंडिंग के लिए स्वामी हाउसिंग तैयार हो गया है। इन प्रोजेक्ट में कुल 6,973 यूनिट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 4 हफ्ते में पूरा प्लान मांगा है। साथ ही SBI CAP को 12% की वापसी दर का भुगतान किया जाएगा, लेकिन व्यावसायिक विशेषज्ञता के लिए ये परियोजना की निगरानी के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। विदेशी तबलीगी जमातियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जमातियों ने अपने देश वापस जाने की मांग की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात मामले में बिहार में सभी 14 विदेशी नागरिकों का ट्रायल एक ही जगह चलाया जाएगा। सभी केस हाईकोर्ट की तरफ से एक स्थान पर ट्रांसफर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पटना हाईकोर्ट तय करे कि किस कोर्ट में सारे मामले एक साथ सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पटना हाईकोर्ट को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल 8 हफ्ते में पूरा करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट यूपी के मामले में 3 सितंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 34 विदेशी तबलीगी जमातियों ने याचिका दायर कर गृह मंत्रालय के फैसले को चुनौती दी थी। गृह मंत्रालय ने 10 साल के लिए 3,000 से ज्यादा विदेशी जमातियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था और भारत आने पर रोक लगा दी थी। केंद्र ने अपने हलफनामे में तर्क दिया है कि तबलीगी जमात गतिविधियों में भाग लेना वीज़ा मैनुअल 2019 का एक गंभीर उल्लंघन था। इसके अलावा विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 13 और 14 के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए पटना में बाढ़ को लेकर निशाने पर नीतीश सरकार। For me, my passion was sports, but Dad wanted me to be an engineer. Glad I joined LPU, where I followed my passion, and today I work for Amazon at a package of 28 lakhs per annum. Thanks LPU for making me achieve both. Think big, Lovely Professional University. राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन हो गए। लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। कोरोना संक्रमण की वजह से उनके पार्थिव शरीर को गन कैरिज के बजाय वैन में शमशान घाट ले जाया गया। कंधा देने वालों ने PPE किट पहन रखी थी। उन्हें अंतिम विदाई देने शमशान घाट पहुंचे लोग भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहने हुए थे। मुखर्जी को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।
जो कानूनन ज़रूरत है वो हमने पूरा किया। सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ किया हमने। लेकिन बहुत सारे लोगों के आपके पास फ़ोन आए होंगे जो आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए। हाँ, वो तो जैसे कानून है वैसे ही चलना है ना, क्योंकि ही वॉज अ लॉ अबाइडिंग पर्सन, ही वॉज अ लॉ मेकर, तो उसको ओबे करना यही फ़र्ज था। नाम रोशन था, मोर देन 50 साल, लगभग हाफ सेंचुरी पॉलिटिकल इसमें रहते हुए भी कभी कभी गवर्नमेंट में, कभी अपोजिशन में होते हुए भी कोई दाग उन पे नहीं लगा। बेदाग इसके हिसाब से मैं उसके लिए गर्व महसूस करता हूँ। इससे पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रणब दा के सरकारी निवास 10 राजाजी मार्ग पर पार्थिव शरीर रखा गया था, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर दुख प्रकट करने उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की आज होने वाली वर्चुअल रैली स्थगित कर दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक की घोषणा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है। इस रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सोमवार की शाम भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद रैली स्थगित करने की सूचना सार्वजनिक कर दी गई। बिहार में कांग्रेस की वर्चुअल रैली 3 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ जनता दल की वर्चुअल रैली स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की केंद्रीय वर्चुअल रैली 6 सितंबर को होनी थी, जो अब नहीं होगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से रैली स्थगित की गई है। बिहार में 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। जेडीयू की रैली अब 7 सितंबर को होगी। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। राजीव कुमार को पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की जगह नियुक्त किया गया है। लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। झारखंड कैडर के 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस राजीव कुमार का कार्यकाल 5 साल का होगा और वो 2025 में रिटायर्ड होंगे। राजीव कुमार ने 36 से अधिक सालों की सेवा के दौरान केंद्र और बिहार झारखंड राज्य कैडर में विभिन्न मंत्रालयों में काम किया। वहीं इस साल फरवरी में केंद्रीय वित्त सचिव के पद से रिटायर्ड हुए थे और उन्हें 29 अप्रैल को पीईएसबी यानी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नीतीश के खास माने जाने वाले आईएएस अधिकारी अनुपम कुमार बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। पिछले साल पटना में आई बाढ़ को लेकर उन्होंने नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पटना नगर निगम नर्क निगम है। 2019 में पटना में हुए जल जमाव के लिए सरकार और विभाग जिम्मेदार है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जिस समय जल जमाव हुआ वो नगर आयुक्त नहीं थे। उन्होंने 3 अगस्त को पद छोड़ दिया था, जबकि बाढ़ सितंबर में आई थी। आपको बता दें कि पिछली बारिश में जब पटना डूबा था तब अनुपम कुमार पटना के नगर आयुक्त थे। जब उन पर गाज गिरी तब भी वो चुप रहे। अब पूरे 1 साल बाद पहली बार उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि उन पर लगे आरोप गलत हैं। मध्य प्रदेश में मंडी कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष मोर्चा बनाकर 3 सितंबर से सभी मंडियों को बंद करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मंडी अधिकारी कर्मचारी 3 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की 258 मंडी, 298 उपमंडी और मंडी के सभी शासकीय कार्यालयों पर ताला पड़ जाएगा। अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इनके प्रांताध्यक्ष अंगिरा पांडे जी से। क्या रूपरेखा है और क्या विरोध है? हमारा विरोध ये है, जिस प्रकार से भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन
मॉडल एक्ट लागू करने जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि मंडी के अंदर जो व्यापारी व्यापार करे उसको टैक्स देना पड़ेगा और बाहर जो है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस पीरियड में अगर किसान मंडी के अंदर आता भी है तो व्यापारी नहीं आएंगे, माल नहीं खरीदे, क्योंकि उनको छूट मिल रही है बाहर खरीदने में। जब माल नहीं खरीदे व्यापारी आएगा नहीं तो मंडी के कर्मचारियों को जब टैक्स नहीं मिलेगा तो उनका वेतन भुगतान नहीं हो पाएगा, ना पेंशन हो जाएगी। दूसरी, जब इनकी स्थिति हो जाएगी, और यहाँ पर वर्तमान में जो मॉडल एक्ट बनाया जा रहा है उसमें 2 सेवाएँ की जा रही है। डायरेक्टेड मंडी बनाया जा रहा है, मंडी बोर्ड बनाया जा रहा है। तो मंडी बोर्ड में सिर्फ दो सेवाएं दी जा रही है, कार्मिक सेवा और विकास कार्य का। जब पैसे नहीं होंगे तो विकास कार्य कहाँ होगा? सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टन करते रहो, यहाँ वहाँ उनका ट्रांसफ़र करते रहो कर्मचारियों को, अंततः मंडी बोर्ड और मंडियाँ बंद करने की स्थिति निर्मित होने जा रही है। उसके विरोध में हम लोगों ने कई दिनों से उनको, कई महीनों से ज्ञापन दिया, कई प्रकार की बातें की, लेकिन किसी पे कोई हल नहीं लेकर आया। आज भी हमारे एमडी साहब से चर्चा हुई, उन्होंने बुलाया था, लेकिन उसमें पहल सार्थक नहीं हो रहा। वह इस कारण हम 3 सितंबर से अनिश्चितकालीन मंडिया प्रदेश की 258, 298 उपमंडियाँ, आंचलिक कार्यालय, तकनीकी कार्यालय और मंडी बोर्ड के समस्त कर्मचारी मंडी बोर्ड में एकत्रित होकर के 11 बजे से बल्लभ भवन की ओर कूच करेंगे रैली के रूप में, सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए, और वहीं पर हम अपने जहाँ पर 1:30 बजे जहाँ पर खड़ा वहीं पर अपना लंच करेगा। ये हमारी है, और इसका अनिश्चितकालीन हम जो है धरना यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे मंडी बोर्ड पे। अब कोई काम नहीं होगा? कोई काम नहीं, पूरे प्रदेश में कोई काम नहीं होगा। मॉडल एक्ट के खिलाफ मंडी कर्मचारी अधिकारी बेमुद्दत हड़ताल पर जा रहे हैं और कोई काम नहीं करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक सरकार मांग नहीं मानती, जब तक ये वापस नहीं लेती मॉडल एक्ट, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और निश्चित तौर से जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से मॉडल एक्ट के जरिए मंडी के कर्मचारी अधिकारियों का अहित हो रहा है, तो साथ में इसमें किसानों का भी अहित शामिल है, ऐसा मंडी बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों का मानना है। कैमरामैन राहुल सेचकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए गणपति को विदाई। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज गणपति जी का विसर्जन किया जा रहा है। लोगों ने 10 दिनों तक बप्पा को अपने घरों में रखा और उनके पसंदीदा चीज़ों का भोग लगाकर उनकी पूजा की। अब गणपति का विसर्जन किया जा रहा है। मुंबई में शांतिपूर्ण तरीके से बप्पा को विदाई दी जा रही है और बप्पा से हम बप्पा अगले साल भी आना की प्रार्थना कर रहे हैं। मैं इस समय मुंबई के जुहू चौपाटी पर हूं, जहां गणेश चतुर्थी के आज आखिरी दिन बप्पा की विदाई की जा रही है। कोरोना वायरस के चलते मुंबई में तमाम बड़े गणपति पंडाल इस साल स्थापना नहीं की थी, तो वहीं कुछ लोग अपने घरों में गणपति की एक छोटी सी प्रतिमा की स्थापना किए थे। 10 दिन के पूजा पाठ के बाद उन्हें जो है विसर्जन करने के लिए आए हैं। ठीक सामने आप देख सकते होंगे मुंबई के जुहू चौपाटी का ये समुद्री किनारा है, जहाँ पर गणपति का आज विसर्जन चल रहा है। अगर दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहें सुरक्षा को लेकर, तो पुलिस यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। आप देख सकते होंगे कि घुड़सवार पुलिसकर्मी तैनात हैं, ताकि समुद्र के किनारे अगर कोई जाता है तो उसे रोका जा सके। अगर कोई घटना घटती है तो वहाँ पर तुरंत पहुँचा जाए। यही वजह है कि जुहू चौपाटी पर घुड़सवार पुलिसकर्मी तैनात हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी नज़र गड़ाई है, ताकि किसी भी प्रकार
प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। अगर कोई घटना घटती है तो समय पर पुलिस वहां पहुंच चुके। जहां आज देश भर में गणेश चतुर्थी के 10वें दिन गणपति का विसर्जन चल रहा है, वहीं मुंबई के जुहू चौपाटी पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ है। मुंबई से सूरज यादव के साथ मुरारी सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, मुंबई। मध्य प्रदेश में खनिज विभाग के अधिकारी प्रदीप खन्ना के भोपाल में गौतम नगर स्थित घर पर लोकायुक्त ने छापा मारा है। लोकायुक्त ने भोपाल के अलावा इंदौर स्थित उनके आवास पर भी छापे की कार्रवाई की है। छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। जानकारी के मुताबिक इंदौर लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि प्रदीप खन्ना के पास आय से अधिक संपत्ति है। उन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए करोड़ों की संपत्ति बनाई है। लोकायुक्त ने इस शिकायत की पड़ताल की और पड़ताल में कई जानकारियां और सबूत जुटाने के बाद एक साथ 2 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। लगातार हो रही बारिश ने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तबाही मचाई। छिंदवाड़ा में आई बाढ़ से बने हालात का जायजा लेने सांसद नकुल नाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान छिंदवाड़ा को हुआ है। 1000 मवेशियों की मौत हो गई है। कई लोगों के घर छत छिन गए हैं। इसे लेकर वो सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखेंगे और बाढ़ पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के असर लगभग हर उद्योग पर पड़ा है। वाराणसी का पावर लूम उद्योग भी इससे अछूता नहीं रहा है। बिजली का बिल माफ करने को लेकर काशी में पावर लूम मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इनकी सरकार से मांग है कि दिसंबर तक का इनका बिजली का बिल माफ किया जाए। इनका कहना है कि हम कोरोना की वजह से बहुत नुकसान उठा रहे हैं, हम बिलों का भुगतान कैसे करेंगे। 2006 में बिजली की दरें अब की तुलना में कम थी। हम जनवरी में उन दरों को वापस चाहते हैं। 2006 में उस वक्त की सरकार ने बुनकरों के लिए फ्लैट रेट पे वो बिजली का बिल जमा करने की सुविधा दी थी, जो हाफ केवी के लिए 65 रुपये थी और 1 केवी के लिए 1 केवी के लिए 130 रुपये थी। उसको इस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है उस स्कीम को, और अब ये मीटर रीडिंग से बुनकरों का से वसूल करेंगे। अब बुनकर इस हाल में नहीं है कि वो उसको जमा कर सके, इसलिए हमें हड़ताल करने की आवश्यकता हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।